हम सब दिया मुंबई की तरफ से आज आप सभी का इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डी एडिक्शन नशा मुक्ति के ऊपर स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मन ही मन मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। सूक्ष्म रूप से हमारे साथ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जो एक स्पिरिचुअल थिंकर थे, जो एक रिफॉर्मर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इस मिशन की नींव रखी। और वंदनीय माता माता भगवती देवी, उनकी सहधर्मिणी, और इस मिशन को जिन्होंने उनके साथ साथ आगे तक बढ़ाया, उनके सूक्ष्म संरक्षण में आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग मिल रहे हैं। युवाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये, और ऐसी ही दो शख्सियत आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। मैं बहुत ही गर्व के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी को और आदरणीय केपी दुबे जी भाई साहब को। डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बट ये मेरी एक औपचारिकता निभाने की ड्यूटी है, तो मैं उनको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता हूँ। डॉक्टर साहब एमबीबीएस, एमएस, एफआईएस और एफआईसीएस आपने किया, और हेड एंड नेक सर्जन है आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, और 18 हेड एंड नेक कैंसर इंस्टीट्यूशंस पूरे विश्व भर में आपको बुला चुके हैं हेड एंड नेक के ऊपर लेक्चर्स देने के लिए। और आप सार्क फाउंडेशन ऑफ ऑन्कोलॉजी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। ऑन्कोलॉजी से हट करके जो एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग काम आपने किया है, वो टोबैको एडवोकेसी के क्षेत्र में किया है। आपके अथक प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में लाखों युवा ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं, और उन्होंने नशे को छोड़ने का संकल्प लिया है। और आपके अथक प्रयासों से ही गुटखा बैन जो हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें आपके अथक प्रयास थे। तो नशा मुक्ति आपके जीवन का एक पैशन है, और मुझे ऐसा थोड़ा-सा सौभाग्य मिला था आपके साथ काम करने का, तो मैंने देखा उनके लिए एक पैशन है, और दिन-रात की परवाह किए बिना आप उस चीज़ में इस तरह से जुड़े हुए हैं। और जब किसी पेशेंट को, कैंसर से पीड़ित पेशेंट को वो देखते हैं, तो वो संवेदना जो उनके अंदर जगती है, उसी ने उनको इनिशियली प्रेरित किया था इस टास्क को टेक अप करने के लिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से रिस्क्स होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनकी परवाह किए बिना आप टोबैको एडवोकेसी को निरंतर आगे लेकर के जा रहे हैं। और उनसे बेहतर इस विषय पे एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करने के लिए शायद ही कोई हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका इस मंच पे। अ, और हमारे साथ आज हैं हमारे अपने युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय केपी दुबे जी भाई साहब, जिन्होंने भी इस अ, नशा मुक्ति के अभियान को एक तरीके से उन्होंने इसको एक मिशन बनाया है, और बाकी दूसरी सारी गतिविधियों में तो वो हम सभी को प्रेरित करते ही हैं। उसके अलावा इस पर्टिकुलर नशा मुक्ति के प्रोग्राम को उन्होंने एक नई दिशा दी है। और भाई साहब वैसे तो मूलतः मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और वो अपने कॉलेज के दिनों से ही मिशन के कार्यों से जुड़ गए थे, सृजनात्मक कार्यों से जुड़ गए थे। और उसके बाद आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंफर्टेबल एक जॉब को छोड़ते हुए आपने अपने अंतस की पुकार सुनी, और परम पूज्य गुरुदेव की सेवा में आप पूर्णतः शांति कुंज आ गए। और आज यूथ सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में हम सभी युवाओं को वो प्रेरणा से, उत्साह से भर देते हैं, और हम उनकी ओर देखते हैं प्रेरणा के लिए, हम उनकी ओर देखते हैं मार्गदर्शन के लिए। और जैसा मैं कह रहा था कि नशा मुक्ति एक ऐसा कार्य है जिसका उन्होंने बीड़ा उठाया है, और खास करके वैसे तो पिछले 55 वर्षों से मिशन इस दिशा में काम कर रहा है, और यज्ञों के माध्यम से, विभिन्न रैलियों के माध्यम से काफी लोगों को संकल्प दिलाया गया है, और करोड़ों लोगों ने इसको छोड़ा है। पर जो गति पिछले 4 वर्षों में इस मूवमेंट ने पकड़ी है, चाहे वो प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना हो, चाहे किसी स्टेट में शराबबंदी को इफेक्ट करना हो, वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन देना हो, बहुत से कार्य हुए हैं जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आदरणीय दुबे जी भाई साहब। अ, और आज की वार्ता की शुरुआत करते हैं। नशे की जो लत है वो बहुत प्राय ऐसा देखा गया है कि बहुत यंग एज में, चाहे स्कूल में पीयर प्रेशर के कारण हो,
चाहे जो हमारे सहपाठी हो उनको देख करके लग जाती है, और बहुत से बच्चों के मन में जिज्ञासा भी होती है कि ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा एक आर्ग्यूमेंट आता है कि हमारे फला दादाजी हैं या कोई घर में है जो 80 साल के हैं, जो पूरे जीवन भर सिगरेट पीते आए हैं या नशा करते आए हैं, और उनको तो कुछ नहीं हुआ, तो हमको क्यों होगा? तो मेरा पहला प्रश्न जो है वो डॉक्टर चतुर्वेदी जी से है कि ये जो एक आर्ग्यूमेंट आता है, और यहाँ पे जब एक युवा मन, मैं अपने आप को एक युवा मानता हूँ और अपने आप को मैं एक 10वीं 12वीं कक्षा के छात्र के रूप में देखता हूँ, तो क्यों मैं ये चीज ना करूं? बजाय इसके मैं आपके ये पूछूं कि मुझे ये क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं ये पूछता हूं कि मैं ये क्यों ना करूं, और इसका क्या एक मेडिकल रीजन हो सकता है, या क्या क्या इसका एक ऐसा कारण हो जिससे एक युवा मन समझ पाए। विजय ने बहुत सही प्रश्न तो खुशी हुई इस मंच पर आना। लोगों में व्यसन के जो काम चल रहा है, चला है, उस काम में एक गिलहरी प्रयास जो कर सकता हूँ कर सकता हूँ। प्रश्न हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे हैं सेवन में लिप्त रहते हैं, लेकिन और कई बार वो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे आसपास के लोग, वो एक उदाहरण बनते हैं। तो ये बहुत सही बात कही कि हम सारे वयस्कों अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक उचित उदाहरण हैं। और अगर हम कोई व्यसन करेंगे तो हम किसी भी तरीके से अपने बच्चों को इसके लिए मना कर सकते। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि तंबाकू ही विश्व का एकमात्र पदार्थ जो कि 1/3 उपभोक्ताओं को मृत्यु का अंत देता है, मतलब दुनिया में। तो मैं यही कह रहा था कि युवाओं को इस बात को तरीके से समझना चाहिए कि तंबाकू विश्व का एकमात्र ऐसा उपभोक्ता पदार्थ है तो हर तीसरे इस्तेमाल करने वाले को मृत्यु देता है। तो अब वो तीसरा कौन है जो मरता है असामयिक मृत्यु और वो कैंसर और अन्य घातक बीमारियों से, वो हमें नहीं मालूम है। तो अगर आपके आसपास ऐसे उदाहरण हैं जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं और उन्हें बीमारी नहीं है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ही वर्षों में उन्हें कुछ घातक बीमारियां और उन बीमारियों पे होने वाला व्यय और उनसे होने वाला कष्ट। इसलिए ये सोचना, और ये बड़ों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता है कि आप जो है बच्चों को गलत व्यसन का इस्तेमाल करके गलत रोल मॉडल ना। और जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, जो तंबाकू गुटखा की इंडस्ट्री है, वो तो हमेशा बच्चों को ही प्रेरित करती है और बच्चों को ही लालायित करती है, जिसके चलते वो इस आसक्ति में पड़ते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, ये जो प्रारंभिक रिमार्क आपने दिया बहुत ही सही दिया। तो इसी को ही थोड़ा और फर्दर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेडिकली हम बच्चों को क्या समझाएं, या क्या एक स्कूल लेवल पे एक अवेयरनेस की आवश्यकता है, किन फैक्टर्स को हम उनको बताएं? क्या सिगरेट का जैसे एग्जांपल लें तो हम लोग, मतलब युवा जो हैं वो कॉलेज लेवल पे ही ये चीजें देख करके सीखते हैं, तो और बहुत से लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, बहुत से लोग अनभिज्ञ होते हैं इस बात से कि एक सिगरेट के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसको अगर आप थोड़ा सा मेडिकली बताने का प्रयास करेंगे तो शायद हम लोग रिलेट कर पाए और बच्चों को ये बता पाए कि भाई इस वजह से इसमें ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। जैसा कि बोला कि तंबाकू के अंदर वो सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोई
जैसे कि एसीटोन नाम का होता है जो कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसमें पोलोनियम होता है, उसमें 28 कैंसर करने वाले तत्व होते हैं, उसमें बहुत सारे आर्सेनिक, कैडमियम और इस तरीके के घातक रसायन होते हैं। तो कुल मिला के इतने सारे रसायनों को लाने के बाद बनता है सिगरेट या तंबाकू, और वो तंबाकू से कैंसर, हार्ट अटैक और युवाओं को नपुंसकता के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अगर युवाओं में नपुंसकता होती है तो उसका ये मुख्य कारण होता है। और पक्षाघात, जिसको हेमीप्लेजिया बोलते हैं, यानी कि इतने सारे जो घातक रसायन होते हैं और इतनी सारी घातक बीमारियां होती हैं, उन सब घातक बीमारियों को हम पैसा देके खरीदते हैं, और वो भी तब जबकि इसके ऊपर एक वार्निंग बनी हुई, एक चित्र बना हुआ है, और वो चित्र भी जो है जो मेरे कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हीं का चित्र है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे जान जाती है। उसके बावजूद भी अगर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एक चिंता का विषय है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अब मैं आदरणीय दुबे जी भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि भाई साहब ये तो इसके एक जी भाई साहब, ये तो इसके मेडिकल कारण हुए जिससे कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है, और इतनी वार्निंग्स के बावजूद, मतलब इसके नुकसानों के बावजूद भी युवा लोग जो हैं वो इस आदत में उनको ये आदत लग जाती है, और इस वजह से वो न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि शायद अपने परिवारों का भी नुकसान करते हैं। तो इसका जो एक इंडिविजुअल पे तो प्रभाव पड़ता ही है, क्या इसका परिवार पे प्रभाव पड़ता है, और मतलब कैसे ये जो समस्या है इससे अल्टीमेटली पूरे समाज पे प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है और सबको प्रणाम करता हूं। ये पावन शांतिकुंज के पावन गंगा के तट पे आप सब भाई बहनों को बहुत हृदय से प्रणाम है और सबका स्वागत। अभी मैं सुन रहा था भाई विजय जी का जो पहला प्रश्न था, बड़ी उस प्रश्न में ही उसका जवाब भी छुपा हुआ है। ये जो सामान्य तौर से इस तरह की बात कही जाती है और हम कोशिश ये करते हैं कि इन बातों का हम लोग समाधान करने लगे। सामान्य तौर से आपने देखा होगा, व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है जो पिछले 70 साल से सिगरेट पी रहा है या 25 साल से शराब पी रहा है, वो बड़ा स्वस्थ है, और जो शराब नहीं पीता, जो नहीं कर रहा, वो बीमार आदमी दिखाई देता है। इस तरह के कुतर्क, या फिर ये कहा जाता है कि आप कहते हैं कि परिवार पे फर्क पड़ता है, तो आई एम वेल टू डू, मैं बहुत अच्छे अर्न करता हूं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप निरुत्तर हो जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है, वैसे तो ये प्रश्न एक कुतर्क जैसा हम कह सकते हैं, परंतु हमको इनका बहुत एक मनोवैज्ञानिक उत्तर देना चाहिए। वो मनोवैज्ञानिक उत्तर ऐसा हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो व्यक्ति शराब या सिगरेट या किसी भी तरह का नशा कर रहा है, तो उसके मानस को, उसकी साइकोलॉजी को आप समझें, तो आप पाएंगे कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी अच्छे आनंद की खोज में, और इस खोज में सामान्य तौर से उसके सामने विकल्प बहुत कम है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से एक पाश्चात्य जीवन शैली की ओर बढ़ी है। इसलिए उसने अपनी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, जो हमारे विकल्प थे श्रेष्ठ बनने के, आनंद लेने के, वो विकल्प उससे छूट गए। इसलिए वो बहुत सस्ती और छोटी और घटिया दर्जे की सुख की या आनंद की चाह में दौड़ पड़ता है, और वो ऐसा आनंद पकड़ लेता है जो थोड़े दिन बाद उसको और ज्यादा बेचैनी बढ़ाता है। इसलिए ये बात तो हमको समझ लेनी चाहिए, फिर उसके साथ अप्रोच करें। आप इस विषय पर ना पढ़ें कि कौन, उसका शरीर का कितना नुकसान हो रहा है, उसके परिवार में कितना नुकसान होता है, उसकी समाज में क्या इज्जत कम हो रही है। आदमी बहुत तपाक से आपको जवाब देता है कि जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो समाज में बहुत ओहदे पर हैं, बड़े ओहदे पर, बड़े लोग करते हैं, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। मेरा कहना यह है कि आप व्यक्ति को एक अच्छा विकल्प दें आनंद खोजने का। जो उसकी समस्या है वो सुख की खोज है। तो आप अगर ये कहें कि मैं आपको, ये जो आप नशा कर रहे हैं ये बहुत छोटा और घटिया दर्जे का नशा है, मैं इससे आपको एक बेहतर और शानदार नशा दे सकता हूं, वो नशा आपका ध्यान का हो सकता है,
वो नशा आपके रचनात्मक कार्यों का हो सकता है, वो नशा आपके परिवार के साथ मेल मिलाप का आनंद का हो सकता है, वो नशा आपके समाज में कोई रचनात्मक गतिविधि चलाने का हो सकता है, देश के लिए समर्पित होने का हो सकता है। इसलिए एक बात तो हमको ये समझानी चाहिए कि मात्र ये स्वास्थ्य का, परिवार का या इतना ही विचार नहीं है, ये विचार सुख से जुड़ा हुआ विचार है और ये तुम्हारे जीवन को किसी गड्ढे की ओर ले जा रहा है। आप इतना सुंदर शरीर पाया और आप उससे सिगरेट पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं। तो किसी बड़े आदमी ने कहा था कि ये शरीर जो है बड़ा इको फ्रेंडली है, पर दुर्भाग्य है कि आप इससे धुआं उड़ाने का काम ले रहे हैं। ये शरीर बहुत इज्जतदार है, परंतु इसको आप नाली में डाल करके इसका अपमान कर रहे हैं। तो जो आप पहले कह रहे थे, विजय जी भी इस बात को कह रहे थे कि हमको इस बात को लोगों के सामने एक अच्छे विकल्प के रूप में रखना चाहिए। समस्या समाज में यह है कि आज विद्यालयों में हमारे बच्चों के सामने ये रटंत विद्या के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के अलावा कोई विचार नहीं हो रहा है। यदि वहां कोई रचनात्मकता, वहां कोई सृजन, वहां कोई राष्ट्रभक्ति, वहां कोई जीवन निर्माण का विषय खड़ा हो जाए, तो मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति इस घटिया रास्ते को अपनाएगा और नशे की गिरफ्त में फंसेगा। इसलिए अगर आप पूछें तो ये नशा सच्चे अर्थों में एक मूर्खता है, जिसमें आप अपने जीवन की बर्बादी पे तुले रहते हैं। तो एक तो हमको ये समझाने की आवश्यकता है। जहां तक व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, तो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि शारीरिक रूप से जो नुकसान हो रहा है, भगवान की, आपने कहा था कि भगवान की अमानत है, भगवान का मंदिर है ये, तो इसको जो शारीरिक नुकसान होता है उनसे तो उनको आप अवगत कराएं, परंतु आप ये भी देखें कि आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, जैसे आपका तनाव इन दोनों बहुत तेजी से घेर रहा है और आदमी की आदत हो गई है कि वो किसी भी मुसीबत से भागना चाहता है, तो उसका मनोविज्ञान, उसकी मानसिकता ये कहती है कि वो किसी भी चुनौती से लड़ने की क्षमता खो दी है उसने, इसलिए वो नशे में जाता है। दूसरा, आदमी इस समय कुछ ऐसा वातावरण है कि आदमी अपने से भागना चाहता है, वो आदमी होश में नहीं रहना चाहता, वो बेहोशी में जीवन जीना चाहता है, जिससे पता ना लगे उसको क्या आसपास हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं युवा वो है जिसको समस्याएं दिखाई देती हों, जो समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठा रहा हो। पर यदि कोई व्यक्ति इन समस्याओं को देख करके भाग खड़ा हो, तो निश्चित रूप से नशा उसके लिए एक मार्ग दिखाई देता है। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पे उसको किसी अच्छे कार्य से जोड़ा जाए, उसको ध्यान के लिए प्रेरित किया जाए, उसको मंत्र जप में लेकर के आया जाए। उसको आप जो अभियान चला रहे हैं, जैसे दिया हमारा एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हजारों तरह के काम, आप रचनात्मक काम करते हैं और आपके दिया से जुड़े हुए लोग नशे में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक विकल्प है। तो इसलिए मित्रों, मैं तो कहता हूं कि आप लोगों के सामने अच्छे विकल्प रखें, उसके नुकसान, उससे होने वाली हानियों को समझाएं कि व्यक्तिगत तौर से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आप परेशान रहेंगे। ये बात तो आप अपने इर्द गिर्द ही देख करके समझ सकते हैं। और कुछ ऐसे उदाहरण भी उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं जिनने अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ एक छोटे सी लत के कारण बर्बाद कर लिया। तो एक बात ये रखें और दूसरी बात उनके सामने अच्छे विकल्प रखें। तो मैं समझता हूं दिया में ज्वाइन करने से या दिया की गतिविधियों में शामिल हो जाने से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, जहां आपको रेगुलर आपके जीवन प्रबंधन की बात सिखाई जाती हो, जहां आपकी चेतना को जगाने की बात सिखाई जाती हो, जहां आपको डिवाइन बनाने की बात सिखाई जाती हो। तो कुछ ऐसे प्रयोग हमको व्यक्तिगत तौर पर करना चाहिए। जी भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपने दिया कि व्यसन से हटाएं और सृजन में लगाएं। मतलब हमें एक कुछ कंस्ट्रक्टिव दिशा धारा देने की आवश्यकता है। उनको एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल आउटलुक भी हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि इस दिशा से उनका ध्यान हटे और कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगे, जिससे कि वो नशे के बारे में सोचे ही ना, बल्कि एक ऊंचे उद्देश्य के लिए जिए। बहुत ही सही मार्गदर्शन आपने एकदम स्टार्टिंग में दिया भाई साहब। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि जैसे केपी दुबे जी भाई साहब ने भी बोला कि शराब पीना एक बहुत ही स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। इट्स कंसिडर्ड कि भाई ये तो ठीक है, ये तो होता ही है, और इसको ये कह के सही ठहराया जाता है कि चलिए सिगरेट में तो मान लिया कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनसे कैंसर और दूसरी तरह की बीमारियां होती है,
लेकिन शराब के क्या नुकसान है? क्या इस पे भी मतलब कोई वैज्ञानिक तथ्य है कि भाई नहीं, शराब से भी आपके शरीर की हानि हो सकती है? क्योंकि तर्क क्या कहें, ये कुतर्क है जो दिया जाता है, तो इसको किस तरीके से हम देखते हैं? दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि लोग कहते हैं कि कुछ कुछ शराब अच्छी होती है, जैसे वाइन जो है वो अच्छा होता है। कुछ लोग कहेंगे कि शराब की एक मात्रा है जिसके कम लिया जाए तो वो ठीक है, कभी कभी शराब ली जाए तो वो ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक विश्व में कोई भी ऐसा शोध हुआ है जो ये कह सके कि शराब एक ऐसी मात्रा है जिसके नीचे वो शरीर के लिए अच्छा कहा जाए या बेहतर कहा जाए। उल्टे हमारे पास इतने ज्यादा शोध हो चुके हैं, इतने ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं जो ये कहते हैं, और जिसके आधार पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शराब को कैंसर करने वाला एक कंफर्म्ड कैंसर का सब्सटेंस जो है उसको डिक्लेयर की। अगर WHO इतने सारे शोध और इतने ज्यादा रेजिस्टेंस के बावजूद किसी को कैंसर करने वाला तत्व कहता है, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है। तो पहले तो लोगों को कहना है कि लोग इसको किसी भी रूप में एक मोरल और एक जैसे कहते हैं ना लोगों में, हम सिर्फ जागरूकता पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो एक ये कैंसर तत्व है और ये जानलेवा तत्व है। और अगर इसके कौन से पदार्थ हैं जो कि कैंसर करते हैं, तो वो है एसिटल्डिहाइड। अल्कोहल में एक सब्सटेंस होता है एसिटल्डिहाइड, और ये बहुत ही घातक केमिकल होता है, और शरीर में जो है यही वो घातक केमिकल है जो कैंसर करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैंसर में कोई भी अच्छाई नहीं है, यह कैंसर करने वाला तत्व है। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, जो हमारा संविधान है, विजय तुम तो वकील हो और तुम्हें मालूम है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी जो है ये एक व्यसन के बारे में और ये बहुत अच्छी बात कही थी कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों में व्यसन और गलत आदतों को जो डालने वाली चीजें हैं पर स्टेट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये एक घातक तत्व है। बिल्कुल, स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शराबबंदी जो है उसको लागू किया जाए। ऑब्वियसली बहुत से ऑपोजिशन इस विषय में आते हैं, और उसके बावजूद भी हाँ, बहुत सी संस्थाएं, जैसे अभी मैं आदरणीय केपी दुबे जी भाई साहब से यही पर्टिकुलर प्रश्न पूछने वाला था कि क्या स्टेप्स इस दिशा में लिए गए हैं। तो अल्कोहल का आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि इससे भी बीमारियां होती है और जानलेवा बीमारियां होती है। इसके सामाजिक एस्पेक्ट्स तो है ही है, उसके अलावा इससे जो डायरेक्ट हानि आपकी बॉडी को हो रही है वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये बहुत ही एक आई ओपनर है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक सोशल ड्रिंकिंग के नाम पे या फिर एक ग्रुप ड्रिंकिंग के नाम पे इन चीजों को जायज ठहराते हैं या इसको जस्टिफाई करते हैं। तो और इस पे कई सारी इंफॉर्मेशन भी अगर हम गूगल पे जाएं, क्योंकि गूगल पे सभी कुछ आज अवेलेबल है, थोड़ा सा प्रयास हम करें तो इस पे भी हमको काफी ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जो ये प्रूव करता है कि ये कोई एक मतलब फायदे वाली चीज तो नहीं है। मैं आदरणीय दुबे जी भाई साहब से ये पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, मिशन ने पिछले वर्षों में बहुत भागीरथी प्रयास किए हैं इस नशा मुक्ति के क्षेत्र में, और खासकर जैसा मैंने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों में, चाहे वो बिहार में हो, चाहे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब को रिप्रेजेंटेशन देना हो, बिहार में तो इनफैक्ट शराबबंदी हो ही गई है, जिसमें बहुत एक प्रखर भूमिका रही थी गायत्री परिवार की, और भी पूरे राष्ट्र में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक दृष्टि अगर आप डालें और एक ब्रीफ में अगर आप बताना चाहें हमारे श्रोता को कि क्या क्या प्रयास हमने किए हैं और क्या प्रयास हम आगे कर रहे हैं, तो इससे
मुझे लगता है कि हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। ये गायत्री परिवार, जैसा आपने प्रारंभ में कहा था कि जब से हमारे गायत्री परिवार ने यज्ञ का आंदोलन हमारे पूज्य गुरुवर ने शुरू किया, तब से ही हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया था, देव दक्षिणा। ये देव दक्षिणा का मतलब था अपनी बुराइयों को छोड़ना। यज्ञ में आप शामिल हुए हैं तो आप एक बुराई देकर जाइए। तो ये जो संकल्प वाला क्रम था, ये बहुत ही गजब का एक मनोवैज्ञानिक तरीका था समाज को नशे से मुक्त करने के लिए। इसलिए गुरुदेव ने इस संकल्प को सबसे आगे रखा जाता था। जैसी पूर्णाहुति होती, पूर्णाहुति के साथ ही ये संकल्प दोहराया जाता था कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएंगे, आप जीवन को बर्बादी की ओर नहीं ढकेलेंगे। आप एक अच्छा संकल्प करिए, नशे की कोई एक चीज छोड़ दें, या कोई कुरीति छोड़ दें, या कोई अपनी व्यक्तिगत जीवन की बुराई छोड़ें, पर नशा उसमें प्रधान था। तो ये जो भाव था हमारा, इस भाव को लेकर शांति कुंज में काफी श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के साथ में बहुत मंथन चिंतन हुआ, और ये निष्कर्ष निकल के आया कि इस नशा व्यसन मुक्ति आंदोलन को एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया जाए। तो इसके लिए हमने व्यसन मुक्त भारत आंदोलन प्रारंभ किया। व्यसन मुक्त भारत, हम अपने देश को कैसे नशे से बचाएं, और पर्टिकुलरली वो जनरेशन जो आने वाली है, अब जिनने नशा कर लिया है, बहुत अभ्यस्त हो गए हैं, छोड़ने में तकलीफ है, वो हॉस्पिटल्स वगैरह में उनकी व्यवस्था बन सकती है। एक आध्यात्मिक संगठन होने के नाते हम इसमें बहुत प्रयास नहीं कर पाते, इसलिए उनका मनोबल बढ़ाएं। परंतु जो हमारी जनरेशन आने वाली है, जो नई पीढ़ी है, जो देश का यौवन है, देश का वर्तमान है और देश का भविष्य है, इस देश के वर्तमान और भविष्य को नशे से बचाया जाए। ये प्रिवेंशन वाला प्रोग्राम हमारा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम हुआ, और व्यसन मुक्त भारत एक अभियान हमने चलाया। पिछले दिनों जैसा आप कह रहे थे, 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को फोकस किया था, उसके पहले 2016-17 में गुजरात को फोकस किया गया, और इन राज्यों को फोकस करके आप आश्चर्य करेंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में हमने 1 करोड़ बच्चों से उनके संकल्प कराए, हस्ताक्षर अभियान चलाया कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं अभी नहीं करता, बट इन फ्यूचर भी मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे 1 करोड़ बच्चों को अपने साथ जोड़ने का एक बहुत, लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा प्रोग्राम चला। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने 4 रथ तैयार कराए, जो एलईडी वीडियो रथ थे, 12x8 का एलईडी वॉल था वहां, और अच्छी फिल्म बनाई, इससे रिलेटेड प्रेजेंटेशंस बनाए, पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जीबिशन तैयार की, इससे रिलेटेड लिटरेचर तैयार किया, और डॉक्टर चतुर्वेदी जैसे ऐसे ज्ञानी जो बहुत विशेषज्ञ लोग थे, इनसे मिलकर के इनके तथ्य और तर्क ढूंढे गए। कई कैंसर हॉस्पिटल्स में जाकर के शूटिंग की, इनके कुछ जो फुटेज थे वो लिए, और एक बढ़िया फिल्म हमने तैयार की, जिससे कि लोगों के सामने नशे का एक रूप रखा जा सके। और ये नेगेटिव ही नहीं था, एक पॉजिटिव भी था कि आप नशे से बचिए और सृजन में लगिए, अपने निर्माण में लगिए, अपने परिवार के निर्माण में लगिए, समाज के निर्माण में लगिए, आप राष्ट्र निर्माण में लगिए। ऐसी प्रेरणा बच्चों को दी गई। तो हम लोगों ने पिछले दिनों 2017, 18 और 19 में देश के 15 राज्यों के 400 जिलों में हमने प्रोग्राम चलाया, और ये चारों हमने 2 साल कंटिन्यूस इनको हमने रन किया, 4-4 महीने के 2 स्लॉट बनाए थे। और इस तरह से पहले 11 राज्यों में एक उसमें हुआ टर्न में, फिर बचे हुए 4 राज्यों में दूसरे टर्न में किया हमने। और इस तरह से हम लोगों ने लगातार प्रत्येक स्कूल में जाकर के, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, कॉलेजेस में जाकर के, और शहर के चौराहों पर हमने फिल्म प्रदर्शन की, अपनी सभाएं आयोजित की, लोगों से संकल्प कराए, एक बड़े स्तर पर संकल्प का कार्यक्रम हमने किया था। और इसके लिए जो हमारी अलग अलग व्यवस्था थी, आप देख रहे हैं मेरे पीछे हमारी प्रदर्शनी है, एक एग्जीबिशन बनाई है, करीब 40 पैनल्स हैं, लगभग नशे के सभी विषयों को कवर करते हुए व्यसन से बचाकर सृजन में जुटने के लिए आप क्या करें, ये भी इसमें सुझाया गया कि आप नशा छोड़ेंगे तो नशे से बची हुई आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता, आपका ज्ञान, आपका धन, आपकी शक्ति, आपका समय, आपका श्रम कहाँ लगना चाहिए, अपने परिवार के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में कैसे लगाएं, इस पर फोकस किया।
तो ऐसी फिल्म और छोटी छोटी बुक्स जैसे आप देखते हैं, ये पुस्तक हमने लाखों की संख्या में छपाई हो। मैं समझता हूं अब तक लगभग 50 लाख पुस्तकें हम लोग प्रिंट करा करके और बच्चों को फ्री में वितरित कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम चलाया, विभिन्न गवर्नमेंट्स के साथ भी मिले, मध्य प्रदेश सरकार के साथ चलाया, बिहार सरकार के साथ चलाया, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चलाया, गुजरात की सरकार के साथ चलाया। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के मॉडल्स हमने खड़े किए और इसके माध्यम से मैं समझता हूं कि हमने पूरे देश भर में जहां कहीं भी जो भी जनप्रतिनिधि थे उनको ज्ञापन दिए और प्रतिवर्ष 31 मई और 2 अक्टूबर को हम लोग रैलियां निकालते हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करते हैं, सभाएं करते हैं, बच्चों की प्रतियोगिताएं कराते हैं स्कूलों में, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप नशे से मुक्त हो जाएं। तो ये जो सामाजिक रूप से कैसे एक जागृति पैदा की जाए नशा मुक्त समाज के लिए और एक प्रगतिशील समाज के लिए, ये हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस साल भी अभी भी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका समाज कल्याण विभाग है, मंत्रालय है, उसने अभी हाल ही में इसी महीने डिक्लेयर किया है कि 272 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जो ज्यादा खतरनाक स्थिति में है नशे की दृष्टि से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये निर्देश जारी किए हैं, इनके डिपार्टमेंट्स को, जो सामाजिक न्याय विभाग है, कि आप यहाँ पर इन जिलों में विशेष फोकस करें और नशा मुक्ति के अभियान चलाएं। हमने भी गायत्री परिवार की तरफ से हमारे पूरे यूथ ग्रुप को, दिया को और जीपी भाई जी को, सभी को हमने ये लिस्टें भेजी हैं कि आपके प्रांत के इतने जिले हैं, इन जिलों में आप इनके अधिकारियों से संपर्क करें और इनके साथ मिलकर की योजना बनाएं। तो जहां एक और हम व्यक्तिगत तौर पे अपने यज्ञ आदि में नशा छुड़ा रहे हैं, वहीं हम सामाजिक रूप से नशे के विरोध में एक आंदोलन चला रहे हैं कि विवाह में, शादी में, कर्मकांडों में नशा ना चले। तीसरी बात, स्कूल कॉलेज में अभियान चला रहे हैं। चौथी बात, सरकार के साथ मिलकर भी बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत व्यापक, बहुत डायमेंशनल प्रोग्राम कह सकता हूं मैं, कि बहुत सारे मल्टी डायमेंशन प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू कर रखा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश नशे से मुक्त देश। हमारी एक व्यसनमुक्तभारत.org एक वेबसाइट भी है जिसपे हम लोग अपने हिसाब से कुछ अपलोड करते हैं। तो इस तरह से शांतिकुंज के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही व्यापक अभियान है, नो डाउट। और जो वेबसाइट की आपने इंफॉर्मेशन दी है और जो जितने युवा साथी यहाँ पर हमारे साथ आज मौजूद हैं, अवश्य उस वेबसाइट पर जाएं और चैट बॉक्स में भी हम लिंक भी दे देंगे। और आप अगर इस अभियान से जुड़ना चाहें तो अवश्य जुड़ें। ऐसे किसी भी अच्छे अभियान से जुड़ें, यही प्रयास है और जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक तरीके से नियोजित किया जा सके। बहुत व्यापक, बहुत वृहद अभियान और युद्ध स्तर पे अभियान चलाने की जरूरत है। जिस तरीके से जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में आई है, उससे लड़ने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए बहुत व्यापक स्तर पे एक कार्यक्रम जरूरी है और इससे निश्चित ही पूरे राष्ट्र को प्रेरणा मिलेगी। और ऐसा ही कार्य डॉक्टर चतुर्वेदी कर रहे हैं और पिछले 1 दशक से कर रहे हैं और बहुत सी जिंदगियों को उन्होंने एक पॉजिटिव सेंस में प्रभावित किया है, उनको इंस्पायर किया है कि वो नशे को छोड़ें। एक प्रश्न ये खड़ा होता है डॉक्टर साहब की, हमने बात करी सिगरेट की, हमने बात करी शराब की भी बात करी। अब एक हाई एंडेड कुछ ऐसे नशे होते हैं, चाहे वो नशीली दवाई के नशे हो, चाहे वो मैरिजुआना का नशा हो, चाहे वो कोकेन का नशा हो। ये नशा, इसको मेडिकली हम कैसे देखें? क्योंकि हम फिल्मों में वगैरह देखते हैं कि व्यक्ति इसके बिना एकदम मतलब जैसे विक्षिप्त सा हो जाता है। उसको अगर ये चीजें समय पर ना मिले तो बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उसको चीजें सोचने लगता है। ये बहुत ही खराब तरह, हालांकि सभी नशे खराब ही हैं, पर इसका हमने देखा है कि बहुत ही बुरा परिणाम भी होता है। और ये अगर कहा जाए कि जो सो कॉल्ड उच्च वर्ग है उसमें ये नशा बहुत ही पॉपुलर है, तो इसको क्या इसके प्रभाव है और इसको कैसे काउंटर किया जाए? जैसा कि जी ने कहा और आप भी इस बात को मानते हैं, नशा किसी भी चीज का हो खराब हो,
लेकिन ये जो सारे नशे हैं, तो तंबाकू के बारे में बात किया, शराब के बारे में बात की, ये नशे ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री से आते हैं। बाकी नशे तो शायद जो है आपकी उपज होती है, लेकिन ये जो नशे हैं, ये नशे एक इंडस्ट्री है जो कि काफी कुछ इसमें प्रॉफिट कमाती है, लोगों को मिसगाइड करती है, लोगों को मार्केटिंग करती है, और कई बार तो में गलत परसेप्शन क्रिएट करती है, और ये उनका एक तरीका होता है। लेकिन बहुत ये मैं देख रहा हूं कि बड़े शहरों में आदरणीय दुबे भाई ने इसका अनुभव किया है, पता नहीं हरिद्वार में ये है कि नहीं, लेकिन बड़े शहरों में ये वीड जो है और मारुआना और गांजा, कैनबिस, ये बहुत ही कॉमन हो, और युवाओं में कहीं ना कहीं इसका एक गलत मैसेज चला गया है कि ये तंबाकू जैसा नहीं है और शराब जैसा भी नहीं है, और वीड जो है ये सेफ होता है, और इसका जो हेलुसिनेशन है या जो भी उससे प्लेजर मिलता है वो सिर्फ एक ट्रांजिएंट होता है, लेकिन शरीर पर उसका दुर्भाव लॉन्ग होता है अन्य चीजों की तरह। और इसी को लेके अमेरिका में मारुआना जो कि गांजा है या चरस है, उसको लीगलाइज करने का एक बहुत बड़ी मुहिम चली जो कि इंडस्ट्री ड्रिवन थी, और यही कारण है कि अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स में मारुआना को लीगलाइज कर दिया। उसी तरीके से यूरोप में भी कई जगह लीगलाइज कर दिया, और आज भारतवर्ष में भी ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से कार्यरत हैं कि कैसे ये वीड को, मारुआना को लीगलाइज कर सके। और आदरणीय दुबे जी से मेरा ये विनम्र निवेदन होगा कि ये हमारे एजेंडा में होना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सरकार के लेवल पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। ना व्यक्ति के लेवल पे ये मारुआना ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि इस पे बहुत सारी दवाइयां, इसके बहुत सारे शोध हो चुके हैं, लेकिन लोगों का लॉजिक ये होता है कि कैंसर के मरीजों में ये फायदेमंद होता है, और इसमें कई अच्छे भी अंत देखे गए हैं इन दवाइयों को अगर मरीज इस्तेमाल करें तो मेरा ये मानना है कि जब कैंसर का मरीज का दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको कोई दवा काम नहीं करती है, तो वहां पे इन दवाइयों से निकले हुए, नार्कोटिक सब्सटेंस से निकले हुए दवाइयां वो बहुत ही प्रभावकारी होती हैं। लेकिन यही दवाइयां अगर युवा अपने आसक्ति के लिए करें तो उनका कई जगहों पे ये शोध है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उनका कंसंट्रेशन कम होता है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो जनरली अपनी कक्षा में हमेशा पीछे रहते हैं, और जो एक समाज में उनका दायित्व है वो तो कभी पूरा भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा है कि उनका कंसंट्रेशन जो है मैक्सिमम 1.5-2 घंटे 3 घंटे होता है, और फिर उनको वापस तलब लग जाती है। और ये वीड का सेल इलीगल है, जो भी वीड उनको दे रहा है या गांजा उनको दे रहा है ये इलीगल है। तो अगर पुलिस कभी उन पर छापा मारेगी या कभी उनको पकड़ में जाएंगे तो उनका जिंदगी भर का करियर खत्म हो जाएगा, और जेल में जाना तो वो अलग बात है, कोर्ट में जाना अलग बात है। तो कुल मिला के मारुआना को स्मोक किया जाता है, गांजा को स्मोक किया जाता है। जब स्मोक करते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी एक घातक केमिकल को इनहेल करते हैं, और ये वही कार्बन मोनोऑक्साइड है जो हिटलर जो नाज़ीज थे वो जूस को मारने के लिए गैस चेंबर में इस्तेमाल करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से शरीर पर बहुत सारे अन्य असर भी होते हैं। तो कुल मिला के कोई भी इसका फायदा नहीं है, और इससे बहुत सारी घातक बीमारियां होती हैं, और जो मोरल लॉस है, जो सोशल लॉस है, और जो व्यक्तिगत लॉस है, जो एकेडमिक लॉस है, वो तो होता ही है। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसको इनहेल मतलब स्मोक किया जाता है, एज एन इनहेल किया जाता है। तो एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट जो आजकल मार्केट में हमने देखा है वो है फ्लेवर्ड हुक्का, और ये कहा जाता है कि फ्लेवर्ड हुक्का, इसमें तो कोई टोबैको है नहीं, उसको भी लोग इनहेल करते हैं। तो क्या वो भी उतना ही नुकसानदायक है, ये जो फ्लेवर्ड हुक्का होता है? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो बच्चे हैं आजकल के, कहीं ना कहीं वो दिशा विहीन हो जाता है, और
वो पता नहीं कहाँ से, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां तो आज इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अगर हुक्का शरीर पर दुर्भाव करता है या नहीं करता है, ये सारी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, और कोई भी ऐसा आपको एक वेबसाइट नहीं मिलेगा जो कहे कि हुक्का जो है सेफ है। तो ये जो इंडस्ट्री है, जो हुक्का जॉइंट्स बनाने वाले हैं, ये हमेशा लोगों को मिसगाइड करते हैं कि हुक्का में हम फ्लेवरिंग डाल रहे हैं, पीच फ्लेवरिंग डाल रहे हैं, पाइनएप्पल फ्लेवरिंग डाल रहे हैं, ऑरेंज फ्लेवरिंग डाल रहे हैं, और उसमें तंबाकू नहीं है। लेकिन हमने बहुत सारे हुक्का के मोलासेस को सीज किया, FDA से उसका एनालिसिस कराया, सब में निकोटीन की मात्रा पाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को ये लगता है कि उसमें तंबाकू नहीं है, लेकिन उसमें तंबाकू होता है, पहली बात। और तंबाकू के जो दुष्परिणाम है वो सबको मालूम। दूसरी बात क्या है कि ये बच्चे जो हैंग आउट, जो शब्द है कि हम हैंग आउट करने जा रहे हैं, मैं हुक्का नहीं पीता हूं, उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर आप हुक्का पीने वाले के बगल में बैठे हैं हैंग आउट के लिए, तो आप उतना ही घातक केमिकल्स तंबाकू का और कार्बन मोनोऑक्साइड का और अन्य कैंसर करने वाले तत्वों का इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि उससे पैसिव स्मोकिंग होती है। और कमला मिल्स में तो आपको मालूम ही है कि कैसे हुक्का के जो एम्बर्स थे, उसका चारकोल था, कैसे जान चली गई लोगों की और पूरी आग लग गई। तो कुल मिला के किसी भी दृष्टि से हुक्का का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और हमारे वातावरण के लिए और आसपास के लोगों को जो बैठे हैं उनके लिए भी घातक है। ये एक जो मिसकॉन्सेप्शन है कि इसमें तंबाकू नहीं है और ये हार्मफुल नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। इसमें तंबाकू होता है जिसको एक तरीके से उसको मिसलीड किया जाता है युवाओं को, ताकि वो इन हुक्का सेंटर्स में, जो सो कॉल्ड हुक्का पार्लर्स हैं, वहां पे जाएं, और पीयर प्रेशर के कारण वो जाते भी हैं और उससे उनके शरीर को अल्टीमेटली नुकसान होता है। तो बहुत ही इनलाइटनिंग आपने ये जानकारी दी। मैं इस पॉइंट पे ये बताना चाहूंगा कि जो व्यसन मुक्त भारत.org, आदरणीय केपी दुबे जी भाई साहब जिस वेबसाइट का जिक्र कर रहे थे, आप अवश्य उस पे जाएं, और उस पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से 7 फॉर्मूले का एक मूवमेंट बनाया गया है डी एडिक्शन का। और उस पे कुछ बहुत ही चौंका देने वाले, डरा देने वाले आंकड़े भी हैं, जो ये कहते हैं कि 2,500 व्यक्ति हर दिन भारत में कम से कम मरते हैं तंबाकू के कारण। ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट टेंटेटिवली ये इतने लोग मरते हैं रोज। और इंडिया ऑन अ हाई विथ 7 ड्रग एडिक्शन रिलेटेड सुसाइड्स एवरी डे। जो लोग नशा नहीं छोड़ पाते वो अल्टीमेटली फिर टेंडेंसीज उनमें आती है और वो सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं। 1 इंडियन डाइज एवरी 96 मिनट्स ड्यू टू अल्कोहल। ये अल्कोहल के कारण है। और अबाउट 240 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल। ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसको अगर व्यसन मुक्त किया जा सके तो ये बहुत ही, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। और 1 बिलियन से ज्यादा लोग पूरे विश्व में स्मोक करते हैं, और ये नंबर अब शायद बहुत आगे बढ़ गया होगा। और अराउंड 15 मिलियन पीपल इंजेक्शन ड्रग्स यूज करते हैं, हीरोइन यूज करते हैं। तो आप देखिए ये जो, और इसमें से एक मेजॉरिटी जो है वो युवा शक्ति है। तो ये आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं और डराने वाले भी हैं, क्योंकि इतना बड़ा तबका जो है वो इस नशे की लत में इस तरह से लगा हुआ है कि न सिर्फ, जैसा कि इंट्रोडक्टरी रिमार्क में ही डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने बोला, कि न सिर्फ रिसोर्सेज, पैसा, समय, शक्ति, ये सब उसमें जाता है। और हम लोग आज जो इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, और अगर हम कोई नशा करते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम ये जो डरावने आंकड़े अभी हमने देखे, क्या हम उसका पार्ट हैं, या हम अपने जीवन को सही तरीके से सृजन में लगाना चाहते हैं। तो ये हमें सोचना होगा। और इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि हमने बात सारे नशे, जितने प्रकार के नशे हैं, हमने रफली उनके बारे में बात करी। एक जो चीज आदरणीय दुबे जी भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनसे बचने के लिए क्या एक हेल्दी लाइफस्टाइल, किस तरीके की एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो शुरू से, एक ऐसी एज से जब हम 14 साल के, 15 साल के हैं, या इवन उससे पहले भी, कि किस तरीके का एक बच्चे को एक दिनचर्या हो, कैसा उसका
कौन कौन से व्यायाम हो और किस तरह की एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो जिससे कि हम इस नशे से बच सकें और इससे दूर रह सकें, और वो वही चीज हम अपने बच्चों को सिखा सकें। तीन बातें मुझे समझ में आती हैं कि नशा 3 जगह प्रभावित करता है और नशे से तीनों जगह से बचा जा सकता है। एक तो उसका प्रभाव है शरीर पर, जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस किस तरह के जहर आदमी इनहेल कर रहा है और नशे की गिरफ्त में है। ऐसे तो इन दोनों अपन जिन नशाओं की हम बात कर रहे हैं, इससे इतर बहुत सारे नशे अभी समाज में प्रचलित हो गए, चाहे वो आपका मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे आपकी पॉर्न साइट का हो, चाहे आपके गप लगाने की हो, चाहे आपका फिल्म देखने की हो, टेलीविजन पर चिपके, ये भी नशे हैं आदमी के। और मैंने देखा है कि आदमी गलत काम में भी इन दोनों नशे में लगा हुआ है। तो ये नशों का तो बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा विस्तार है। हम लोग तो कुछ चुनिंदा नशों पर ही बात कर पाते हैं जिनके आंकड़े हमारे सामने आते हैं। इसलिए ये जो नशा है वो मूलतः आदमी की मानसिक समस्या है, तो मनो का एक समस्या ऐसा कह सकते हैं, आपके शरीर और मन की समस्या है। तो शरीर और मन में प्रवेश करके ही इसको दूर किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि 3 जगह ऐसी हैं जहां आपको फोकस करना चाहिए। एक शरीर पर, जिससे आपका हेल्दी बॉडी हो जाए। दूसरा, आप फोकस करिए आपके विचारों पर, व्यक्ति के विचारों पर, तो उसका विचार किस तरह उसको उस मुसीबत से बाहर लेकर के आ जाए, और एक स्वस्थ उसका चिंतन का प्रवाह उसके भीतर शुरू हो जाए। और तीसरी जो इमोशनल बात है, भावनात्मक संवेदनात्मक बात है, वो भी हमको समझना चाहिए। मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, उसमें एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किसी ने रखा, एक ऑर्गेनाइजेशन था, और उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो नशा कर रहा है, सामान्य तौर से नशा करने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा जो सोच है वो एक अपराधी का सोच हो जाता है कि ये अपराधी है, ये दोषी है। तो उसका कहना यह था कि उसको दोषी ना समझा जाए, उसको रोगी माना जाए कि वो नशे की गिरफ्त में है और डॉक्टर साहब उसको इलाज करके बाहर ला सकते हैं। इसलिए नशे, पहली तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो घृणा का पात्र नहीं है, वो संवेदना का पात्र है, करुणा का पात्र है। उसके प्रति हम रोगी जैसा एक बर्ताव करें, उसकी परिचर्या करें, उसको उस रोग से बाहर लेकर के आए। तो पहली बात आती है व्यक्तिगत जीवन पे आप कैसे क्या करें, जैसा आप पूछ रहे हैं। तो शुरुआत करें संकल्प से। ये संकल्प ऐसा उभरना चाहिए कि आपके रोम रोम का संकल्प हो, आपके कोश कोश का एक एक सेल का संकल्प बनना चाहिए कि मैं ऐसा करके रहूंगा। मुझे स्मरण आता है, कभी आप शांति कुंज आते हैं और 9 दिन का सत्र अटेंड करते हैं, तो पूरे 9 दिन आपको एक संकल्प आपके भीतर दौड़ता रहता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा, मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा, मैं अपने आप को पहचानूंगा, मैं जीवन से प्यार करूंगा। तो ये जो ऐसा संकल्प है अच्छे होने का, ऐसा संकल्प जगाने की आवश्यकता है बच्चों के भीतर, स्वस्थ जीवन जीना और नशे से मुक्त होने का। इसी को देव दक्षिणा कह सकते हैं आप। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है तो उसका निश्चित रूप से किसी हॉस्पिटल में, किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसका इलाज कराना चाहिए, जिससे जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको मेडिसिन से हम क्योर कर सकें। तो एक ये भी बात हमको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप किसी को एकदम से खत्म करा दें और वो बहुत परेशान होने लगे, वो बाद में बहुत समस्याएं हो जाती, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि हम जो रोगी है उसको अपराध बोध से बचाएं, उसको ऐसा फील ना हो कि उसे लोग अपराधी मान रहे हैं। समाज उनको जब तिरस्कृत करने लगता है, दंडित करने लगता है, तो और वो नशे में डूब जाता है, वो और अपने इस दुख को भुलाने के लिए, इस अपमान को भुलाने के लिए नशा करने लगता है। तो मानसिक रूप से उसको कैसे हम ट्रीट करें, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो उसकी दिनचर्या है बच्चे की, यदि आप बच्चे की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो उसको ध्यान, प्राणायाम, योग और एक स्वस्थ जीवन शैली, उसकी समय का प्रबंधन उसके साथ होना चाहिए। बड़ी समस्या इन दोनों यही है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते लाइफ का, और हम बड़ी समस्याओं से घिरे रहते हैं, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, हमेशा अपनी समस्याओं से भागते रहते हैं। तो एक बड़ी विध्यात्मक जीवन शैली उसको देने की जरूरत है। सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय, भोजन का समय, विश्राम का समय, खान पान का समय, ऐसा ना हो कि ये बहुत अस्त व्यस्त हो। सामान्य तौर से आप लोगों से पूछेंगे तो लोग कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूं, टाइम नहीं मिल रहा है।
और आप यथार्थ में उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा वो व्यस्त आदमी नहीं, अस्त व्यस्त आदमी। तो उसकी जीवन शैली को ठीक करना और जीवन में विधिवत योग की कुछ आसन, मैं कहता हूं बहुत कुछ ना कर पाए तो प्रज्ञा योग व्यायाम का जो क्रम है हमारा, जिसमें आपके पवन मुक्तासन है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ाने वाले कुछ आसन है, और एक 16 आसन का समूह हमारा प्रज्ञा अभियान, प्रज्ञा योग है। तो ये इतना भी अगर जोड़ देंगे तो वो मन से, शरीर से और भावनाओं से स्वस्थ हो जाएगा। और साथ ही ध्यान बहुत ही आवश्यक है। मैं पहले भी हमने आपसे कहा था कि ध्यान एक ऐसा नशा है जिस नशे से ज्यादा और किसी का नशा नहीं चढ़ सकता। तो व्यक्ति को, युवाओं को हम ध्यान की ओर आकर्षित करें, और सूर्य का ध्यान इसमें सर्वश्रेष्ठ, पूरे शरीर को प्राण से भर देने वाला। सविता जो प्राणों का देवता है, जो जगत की आत्मा है, उससे हम जुड़ रहे हैं और हम महान बन रहे हैं, उसी के जैसे रेगुलर बन रहे हैं, उसी के जैसे हम क्रियाशील बन रहे हैं, उसी के जैसे गतिशील बन रहे हैं, उसी के जैसे त्यागी तपस्वी बन रहे हैं। ऐसा एक विचार शरीर में, मन में, भावनाओं में प्रचारित होता है। ऐसा एक ध्यान, उसको जुटाएं। साथ ही कुछ प्राणायाम है जिसमें आपका अनुलोम विलोम है, जिससे मन शांत होता है, पीने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। आप भ्रामरी प्राणायाम करिए तो आपका जो टेंशन वाला पार्ट है वो भी कम होता है। फिर इसके अलावा आप अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, ये प्राणायाम। और सबसे बढ़िया प्राणायाम है आपका उद्गीत, ओंकार का ध्यान। यदि आप कोई भी व्यक्ति 10 बार 11 बार ओंकार को अच्छी पूर्ण आवाज में अगर उच्चारण करता है तो आप पाएंगे पूरी गहरी सांस के साथ किए हुए उच्चारण से शरीर रिचार्ज हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है, इसको तो कोई भी करके देख सकता है। तो ऐसे आप ध्यान का क्रम, योग का क्रम, प्राणायाम का क्रम जोड़ सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो आदमी को इस बात का अभ्यास कराया जाए कि होश में रहे। सारी झंझट है बेहोशी की, आदमी जहां है वहां नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप क्लास में बैठे हुए, पता लगा आप घर में अपना कोई चिंतन करने लगते हैं। आप कार्यालय में हैं तो घर का चिंतन करते हैं, और घर में रहते हैं तो कार्यालय का चिंतन करते हैं। और प्रायः आदमी या तो भविष्य में या भूत में डूबा रहता है। पर मैं कहता हूं जब तक आप वर्तमान में जीने का, होश में जीने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी दुष्प्रवृत्ति पकड़ लेगी। कि नशे की क्या बात है, और भी बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियां हैं। इसलिए किसी भी बुराई से छूटने में सबसे अच्छा जो प्रभाव डालता है, गुरुदेव कहते थे, वो साक्षी भाव है। आप उन सब चीजों से अलग अपने को रखिए। आप मन के स्वामी हैं, आप शरीर के स्वामी हैं। आप शरीर नहीं, आप मन नहीं है। इसलिए जब आप इससे मुक्त होकर के किसी चीज को देखते हैं तो आपको अहंकार भी दिखेगा, लोभ भी, क्रोध भी, काम भी, नशा भी, और भी कोई दुष्प्रवृत्ति, वो सब आपको दिखने लगती है। और जब आपको समझ में आती है तो फिर कोई आदमी समझ के नशा नहीं कर सकता। तो एक ये होश में रहने का अभ्यास वो ध्यान से ही संभव होता है, जब हम वर्तमान में, इस क्षण में, जिस क्षण में बैठे उस क्षण में जीना प्रारंभ करते हैं। और मैं कहता हूं कि एक अच्छा प्रयोग ये है कि आप अपने ऐसे मित्र बनाइए जो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं। आपके दिया में एक सूत्र कहा जाता है, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब दोहराते हैं, पॉजिटिविटी इन एंड नेगेटिविटी आउट। तो ये मंत्र हमारा रेगुलर हमारे भीतर चलते रहना चाहिए। जब कभी मौका मिले एक बार गहरा श्वास लेकर के आप कह दीजिए पॉजिटिविटी इन एंड नेगेटिविटी आउट। यू विल फील कि आपको एक अलग तरह की ऊर्जा मिलने लगेगी। तो इस तरह से होश में रह करके अपने मन को नियंत्रित करें, शरीर के लिए योग व्यायाम करें, और भावनात्मक पोषण के लिए आप किसी ना किसी दिया के रचनात्मक कार्य से जुड़ जाएं। यदि आपका खाली समय किसी रचनात्मक कार्य में जुड़ जाएगा तो आपके मन की दिशा बदल जाएगी। आपका मन नशा नहीं मांगेगा, आपका मन मांगेगा रचनात्मक मोर। और कुछ दीजिए ऐसा जिससे मैं कुछ कर सकूं। प्लांटेशन करिए, बाल संस्कार शालाएं चलाइए, व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम चलाइए, नारी जागरण के कार्यक्रम चलाइए, किसी गांव में जाइए। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं रचनात्मक। तो इस तरह से आप शरीर, मन और भावना तीनों को पुष्ट करके इस नशे से मुक्त हो सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे और पारिवारिक तौर पे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र भाई साहब दिए। और सबसे बड़ा सूत्र तो ये कि पॉजिटिविटी इन और नेगेटिविटी आउट। और वर्तमान में रहना, कोई भी नशा है उसको, नशा ही क्यों, कोई भी बुरी आदत हो, उससे छूटने के लिए एक तो कॉन्शियस होना पड़ता है, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये आदत है, और फिर उसकी फाइट शुरू होती है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रश्न आजकल
लोग पूछते हैं और इनफैक्ट उस आदत का लोग शिकार भी हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल की जैसे भाई साहब ने बात करी, उन्होंने बताया योग प्राणायाम के माध्यम से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, मतलब और हम अपनी जो दिनचर्या है उसको अस्त व्यस्त ना रखते हुए एक तारतम्य के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ उसको हम बना सकते हैं। इसमें ही आता है खान पान, और इसी में एक प्रश्न आता है जंक फूड का। मतलब जंक फूड इतना आजकल प्रेवलेंट हो चुका है और इनएविटेबली हम बाहर बड़े शहरों में, खासकर दिल्ली में, मुंबई में, इस तरह के शहरों में ये बहुत प्रेवलेंट है आजकल। और वो लोग जो सिंगल हैं, जो अकेले काम करते हैं, वो इसमें मतलब जंक फूड की आदत ही उनको लग जाती है। तो आप इसको भी एक तरीके के मतलब व्यसन के तौर पे या डी एडिक्शन के तौर पे देखते हैं, और कैसे मतलब इसको एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें? सर म्यूट पर हैं। एक व्यसन जो मिस हो गया वो है पान मसाला और सुपारी का जो व्यसन है लोगों में। ये जो सुपारी वाला पान खाते हैं, लोग कहते हैं कि हम पान जो है बिना तंबाकू के खाना शुरू कर दिए हैं, उसमें सिर्फ सुपारी होता है। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सुपारी भी आसक्ति पैदा करने वाली है, सुपारी भी घातक है, सुपारी से कैंसर होता है, कैंसर खास करके। और जहां तक जो आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एक फूड का कंपोनेंट कहा, बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है कि शरीर एक मैराथन दौड़ रहा है, एक जीवन जो है एक मैराथन है, और मैराथन में हमें धीरे धीरे करके दौड़ना पड़ता है, जिससे कि हम समय से पहले, अगर हमें मैराथन कंप्लीट करना है तो हम समय से पहले थक न जाए और जो फिनिशिंग लाइन है वहां तक पहुंच सके। नाउ क्या होता है कि कई बार जिंदगी की भाग दौड़ में, बड़े शहरों में, और जहां पे कि आदमी के पास सब कुछ तो है लेकिन खाने पीने के लिए समय नहीं है और नींद के लिए समय नहीं है, और अगर खान पान है तो वो भी खान पान जो है वो पैक्ड फूड है या जंक। तो बेसिकली क्या है, इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब हम ये गलत कार्य करते हैं तो भले हम शॉर्ट टर्म में कुछ गेन्स कर सकें, हासिल कर सकें, बट लॉन्ग टर्म में मैराथन की जिंदगी में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग के लिए और एक स्वस्थ वर्क प्लेस के लिए और एक आउटपुट के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। और जंक फूड का अगर आप देखें तो जैसे तंबाकू है, शराब है, पान मसाला है, मारुआना है, जंक फूड के लिए भी ये पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है। और ये वो इंडस्ट्री है जो कि आज हमारे बच्चों के प्लेट में क्या खाना है वो माँ बाप नहीं डिसाइड करते हैं, वो टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट डिसाइड करते हैं। तो मेरा आदरणीय दुबे भाई से यही एक अनुरोध है कि कहीं ना कहीं आज जंक फूड के चलते होने वाली ओबेसिटी, मोटापा, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण है, आज यूएस में ओबेसिटी जो है अल्कोहल और टोबैको से भी बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। भारतवर्ष में भी धीरे धीरे जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, पैक्ड फूड की इंडस्ट्री, जंक फूड की इंडस्ट्री बहुत पावरफुल हो रही है। हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी से अगर हम युवाओं में हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड के बारे में आदत डालेंगे तो ही हम भविष्य में इस जंक और माल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियों को रोक पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, तो जैसा आदरणीय दुबे जी ने एक पूरा प्रोग्राम आपके सामने रखा कि किस तरह की एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही छोटी 1 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे हम लोग प्रिवेंशन पे काम करते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, लीफलेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। इनफैक्ट बीएआरसी में ही हम लोग हर साल एक प्रोग्राम आयोजित करते हैं, बाल उत्कर्ष, जिसमें बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे ही ड्रामा करते हैं और सब कुछ बच्चे ही करते हैं। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने एक प्रयास किया था कि जब उन्होंने व्यसन के ऊपर एक नाटक छोटे बच्चों ने किया था, वो सभी को बहुत प्रभावित किया। और ये छोटे बच्चे रैलीज निकालते हैं जिससे कि अपने बड़ों को वो एक शिक्षा दे सके। तो एक बहुत ही छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग देखें,
इससे कि एक छोटा सा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का कार्य दिया कर रहा है। योग युक्त व्यसन मुक्त भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए पिछले 2 वर्षों में अथक प्रयास किए गए। गायत्री परिवार के प्रयासों स्वरूप बिहार राज्य को मदिरा मुक्त घोषित किया गया तथा ऐसी ही घोषणाएं भविष्य में अन्य राज्यों से अपेक्षित है। गुजरात राज्य की 3000 तहसीलों की 1000 स्कूलों व कॉलेजों में नशा मुक्ति विषय पर 1 लाख पुस्तकों का वितरण किया गया, जिसके फलस्वरूप कई गांवों से नशा रूपी राक्षस का उन्मूलन हो रहा है। 31 मई 2016 विश्व तंबाकू निरोधक दिवस को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नशा मुक्ति के लिए जनमानस को जागृत व प्रेरित करने का सुझाव दिया गया। राष्ट्र भर में नशा मुक्ति के लिए 108 एग्जीबिशंस का आयोजन प्रस्तावित है, जिससे नशा। तो बहुत ही छोटे तौर पे मैंने ये एक डॉक्यूमेंट्री बताई। इसके बाद भी बहुत सारे काम हुए हैं और हो रहे हैं एज वी स्पीक। तो ये बहुत ही एक व्यापक अभियान बन चुका है और हम फॉर्चुनेट हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए और आप हमको आगे भी आपसे और प्रेरणाएं इस दिशा में मिलती रहेंगी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, डॉक्टर चतुर्वेदी, कि ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है, पूरा जो एक एंटी टोबैको मूवमेंट आपका रहा है 1 दशक से ज्यादा अब लगभग कह सकते हैं, क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे? क्या आपने हर्डल्स फेस किए? कैसे आपने उनको टैकल किया? और एंड व्हाट ड्राइव्स यू, मतलब आपको, आपके लिए पैशन है हम लोग जानते हैं, बट आपको क्या ड्राइव करता है कि आप मतलब इस विषय को लेकर इतने सेंसिटिव हैं और इतना आपने काम किया है? क्या वो एक गाइडिंग फैक्टर है और कैसी आपकी जर्नी रही, अगर आप हमें ब्रीफली बता सकें सर। तो देखो, मैं टाटा मेमोरियल अस्पताल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कैंसर अस्पताल है मुंबई में, उसमें 2002 से मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ पर अगर आप कभी भी आएंगे तो आपको एक श्मशान वैराग्य की जो है अनुभूति हो, क्योंकि आप सारे भीषण कैंसर्स को देखेंगे, आप युवाओं को कैंसर होते हुए देखेंगे, आप परिवारों को तबाह होते हुए देखेंगे। हम बहुत प्रयास करते हैं उनका इलाज करने का, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज हमारे आधे कैंसर वो तंबाकू के चलते हैं, और उसके चलते जो एक पूरा परिवार तबाह होता है, वहाँ के मरने के समय जो उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं, पत्नी, उनके छोटे बच्चों का जो विलाप होता है, वो एक बहुत ही दुखदाई होता है। और जब इस बात का हमें एहसास हुआ, इस सारे दुख का एक कारण है, और वो कारण है तंबाकू, जो एक व्यसन है। और हम कैंसर के बड़े बड़े अस्पताल बनाते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयों के बारे में शोध कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए जो है हम अस्पतालों के रखरखाव में खर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पे एक 50% कैंसर को गायब करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल नहीं। तो वहां से जो है एक प्रेरणा आई, और ये भी एक प्रेरणा का कारण था कि कई लोग ये कहते थे कि तंबाकू ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल जिंदगी है, इससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम। जब मैंने देखा कि जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपको कैंसर होता है, जब आपको बीमारियां होती हैं, तो पूरा परिवार तबाह होता है। और मैं यही कहता हूं कि कैंसर सिर्फ मनुष्य को, जिसको कि तंबाकू ले रहा है, उसको नहीं होता है। कैंसर एक्चुअली परिवार को तबाह करता है। तो इसी तबाही को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए मैं इस प्रयास में जुड़ गया कि जो अवेयरनेस है वो तो अपनी जगह पे है, और उसके लिए हमने सिनेमा हॉल में जो डॉक्यूमेंट्री है वो चलवाई। सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो मेरे ही फोटोग्राफ्स हैं। प्लस मैंने सोचा कि
कहीं ना कहीं मुझे इसका जो सोर्स है और जो इसका जहां से ये बन के आ रहा है, वो जो इंडस्ट्री है, उसको हमको कहीं ना कहीं चोट पहुंचानी पड़ेगी। और वहीं पे हमने कानून का दरवाजा खटखटाया, हमने पॉलिटिशियंस का दरवाजा खटखटाया और हर जगह हमें अच्छे लोग मिले। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां भी सत्य की जीत हुई और गुटखा प्रतिबंधित हुआ। उसी तरीके से सिगरेट की खपत है, वो सिगरेट की खपत कम हो है। हमने बहुत कड़क कानून बनाए सरकार के साथ मिलके। लेकिन आज भी हम जो है एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां पे 22 करोड़ लोग वयस्क तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। और मैं जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि सरकार अपने तरफ से सब कर रही है, डॉक्टर्स अपने तरफ के सर कर रही है, और दिया, विजय और दुबे भाई अपने तरीके से सब कर रहे हैं। लेकिन हर आदमी को इसमें जुड़ना पड़ेगा और अपने आसपास जो लोग ये तंबाकू, शराब, पान मसाला, जंक का सेवन कर रहे हैं, उनमें जो है हमें जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। एंड आप वो सब काम कर सकते हैं जो शायद डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं, वो है कैंसर की बाढ़ को कम। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और पूरी टीम लगी हुई है। मतलब ये जो प्रयास है से मतलब लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम में लगी है। बहुत ही एक नोबल कॉज है ये। और कुछ पब्लिक की तरफ से भी, ऑडियंस की तरफ से भी क्वेश्चंस और कमेंट्स और जनरल रिमार्क्स आए हैं। उसमें से काफी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं और हमने उन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन जो आता है, मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा। अब पहले दुबे जी आपसे और फिर आपसे पंकज जी। शायद ये आखिरी प्रश्न हो, समय की मर्यादा है। ये क्वेश्चन ये है कि एक जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि सरकार को ये जो चीजें हैं, चाहे एक्साइज से रेवेन्यू आता हो, चाहे दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने की वजह से रेवेन्यू आता हो, तो ये जो रेवेन्यू का आर्गुमेंट है कि इससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है और इससे सरकार को पैसा मिलता है, इसको किस तरह से देखें हम और किस तरह से इसे काउंटर किया जाए? आदरणीय भाई साहब। ऐसा है, इसका एक बड़ा अच्छा कह सकता हूँ, एक लाइव हमारे पास एग्जाम्पल है। जब बिहार में शराबबंदी का कार्यक्रम हुआ तो उसके पहले हम लोगों ने 10 हजार युवाओं के 2 सेमिनार किए थे बड़े बड़े, जिसमें एक में आपके माननीय राष्ट्रपति कोविंद साहब भी आए हुए थे, तब वो राज्यपाल हुआ करते, और एक में वहां के मुख्यमंत्री आए थे। उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम शराब बंद कर देंगे, और उसके पूर्व वाले पहले वो मांझी थे, उनसे भी हमने निवेदन किया, और बाद में वो शराबबंदी का कार्यक्रम हुआ। तो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो हमारे यहाँ शांतिगंज आए और उन्होंने कहा कि मैं एक जो इसकी सक्सेस स्टोरी है, जो केस स्टडी है, वो शेयर करना चाहता हूँ। तो हमने अपने मंच पर उनको स्थान दिया। उन्होंने बताया कि बड़ा गजब का एक गणित हमारे समझ में आया कि सरकार को जितना रेवेन्यू शराब की दुकान बेचने से आता था, उससे 4 गुना पैसा वो जनता से व्यापारी लोग कमाते थे, जो ठेकेदार है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपना 5,000 करोड़ छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, तो जनता का 20,000 करोड़ बचा। इसका मतलब ये है कि ये जो बात गवर्नमेंट कह रही है, ये बात कहीं भी गले उतरने वाली नहीं है। आप जितना रेवेन्यू इस नशे से कमाते हैं, उससे कई गुना, ये 4 गुने की बात नहीं, मैं कहता हूं 10 गुना रेवेन्यू पैसा आपका अस्पताल से, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना, वहां फैसिलिटीज अवेलेबल कराना और इतने बड़े बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स को इस काम में लगाना स्वाभाविक रूप से बड़ा खर्चीला काम है। फिर लगभग 75% एक्सीडेंटल केसेस आपके नशे से दिखते हैं। 70% जो पारिवारिक हिंसा है, घरेलू हिंसा है, वो नशे के कारण है। ऐसे अनेक और ऐसे फैक्टर हैं जो सोशल फैक्टर हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो सोशल हैं, जो आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप सबका टोटल लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़े घाटे का सौदा है। हमारे नीति निर्धारकों के दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए। इसके लिए हमको आंदोलन चलाना। तो ये कोई बहुत अच्छा गणित नहीं है उनका। मैं तो कहूंगा कि सरकार अपना गणित ठीक करे। जी 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 डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इस आर्गुमेंट को कि रेवेन्यू जनरेट होता है?
ताकि किसी का चूल्हा जलाया जाए। मतलब ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया कि हम किसी को जीवन देने के लिए दूसरों का जीवन ले लें, और ये तो बड़ा न्याय संगत नहीं कहा जाएगा। और एक जो तंबाकू के बारे में मैं इतना जानता हूं कि 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर तंबाकू नियंत्रण के लिए, तो उन्होंने एक स्टडी कमीशन किया और वो स्टडी में पाया गया कि 2014 में सरकार ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था एक्साइज डिपार्टमेंट से वो टोटल था 11,000 करोड़। और उसी साल में सरकार के जो खर्चे हुए 3 बीमारियों के, कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और जो हार्ट डिजीज है, ये 3 बीमारियां, फेफड़े की बीमारी, हार्ट की बीमारी और कैंसर की बीमारी, इन 3 बीमारियों के इलाज में उसी वर्ष में, जिस वर्ष में 11,000 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया, करीबन 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने उस इलाज में खर्चा किया। और इसमें 1 लाख करोड़ में इलाज का खर्चा है। जब किसी की जान जाती है, किसी जीवन का मूल्य नहीं होता है। वो जो 13 लाख लोग प्रतिवर्ष तंबाकू से मरते हैं, और जो औरतें विधवा होती हैं, और जो बच्चे लावारिस होते हैं, जो माँ बाप मायूस होते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जी जी भाई साहब, एक क्वेश्चन साहब के लिए है, और सिंस आप ये जो एंटी टोबैको एडवोकेसी है इसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं, एक लॉ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। तो मोटे तौर पे तो हम लोग जानते हैं कॉटपा वगैरह, बट उन्होंने ये पूछा है कि कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव लॉज हैं जो अभी एग्जिस्टिंग है हमारी कंट्री में और जिनको यूज किया जा सकता है अगेंस्ट टोबैको इन इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स व्हिच आर एंटी टोबैको। देखो, एक सबसे बड़ा जो मुझे हमेशा इस बात पे शर्म आती है, तंबाकू खराब है ये मतलब हमारे शास्त्र 5,000 साल से हमें मालूम, क्योंकि व्यसन जो होता है ये 5,000 साल पुराना है, और तंबाकू से व्यसन से आदमी को मोक्ष नहीं मिलता है, ये हमें मालूम है। तो जो 5,000 साल पुरानी एक परंपरा है, संस्कार है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कानून बनाना पड़ा। लेकिन पहला तो सबसे बड़ा जो ह्यूमन राइट्स है विजय, ह्यूमन राइट्स में हमें ये कहते हैं कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को मुश्किल नहीं पहुंचा सकता है, जान नहीं ले सकता है। तो ये तो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का वायलेशन है कि आप एक ऐसे पदार्थ को बेच रहे हैं जो कि पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कैंसर करता है और ये जानलेवा है। तो ये तो क्लियर ह्यूमन राइट का वायलेशन है। उसके अलावा सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है जो कि तंबाकू की खपत को कम करने के लिए बनाया गया। फूड सेफ्टी एक्ट है जो कि गुटखा को प्रतिबंध करने के लिए बनाया गया। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है जो कि सिंगल और लूज सिगरेट की सेल को प्रतिबंधित करता है। उसके अलावा जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो अभी 2016 में जो अमेंड हुआ, उसमें मतलब शायद भारत एक विश्व में एकमात्र देश है जिसमें अगर बच्चे को तंबाकू बेची जाए या शराब बेची जाए तो जो सजा है वो 1 लाख रुपए या 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, एंड इट्स ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो कानून बहुत सारे हैं लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और कई बार ये लोग कहते हैं कि अगर सरकार को ये मालूम है कि ये इतनी सारी चीजें खराब है तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती। अरे मैं कहता हूं कि सरकार नहीं आती है और हमारे मुंह को खोल के हमारे मुंह में सरकार शराब नहीं डालती। सरकार नहीं आती है और हमारे हाथ में सिगरेट पकड़ा देती है, हमारे हाथ में गुटखा पकड़ा देती है। अगर समाज में ये सारी चीजें खराब हैं, हमें मालूम है, और ये बिक रही हैं, अगर हम इसका बॉयकॉट करेंगे, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ये इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। और सरकार से इस बात की अपेक्षा करना कि जब तक वो इसको प्रतिबंध न करे तब तक हम जो है इसका पालन करते रहेंगे और हम इसका सेवन करते रहेंगे, बड़ी अजीब सी लॉजिक हो जाती है। जी जी बिल्कुल, आपने कॉटपा, एफएसएसए और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इन सब की बात करी। तो इफेक्टिव मैकेनिज्म तो है, जागरूकता की जरूरत है और इनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। उसके साथ ही मतलब लोग सजग हो।
मेरे ख्याल से ये आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न आदरणीय दुबे जी भाई साहब आपके लिए है। हम महिलाओं की और पुरुष की समानता की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। तो आज पुरुषों के समकक्ष महिलाएं भी ये कहती हैं कि भाई अगर ये चीज पुरुष कर रहे हैं तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती, उसको एक नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। तो इस वजह से महिलाओं में भी जो नशा है या मतलब जो एडिक्शन है वो काफी हद तक बढ़ा है, और एक अलग से मतलब इस तरीके के सेटअप्स खुलने लग गए हैं महिलाओं के लिए अलग से। आप क्या मतलब इस दिशा में कहना चाहेंगे? पहले तो आपसे निवेदन करूंगा कि परम वंदनीय हमारी गुरु माता ने यहाँ से महिला जागृति अभियान का शुभारंभ किया था, और आप रियल अगर महिला जागृति का अभियान देखना चाहते हैं तो सच में माता जी के लिटरेचर को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो इस समय वर्तमान में महिला जागृति या वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से जो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको ठीक कर लेने की आवश्यकता है। ये महिला पुरुष बनने की जो कोशिश करती है, ये इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी महिला पुरुष से अनंत गुनी ज्यादा अच्छी है। इसलिए उसका जो पार्ट है, उसका जो जिम्मेदारी है, उसको छोड़ करके वो पुरुष बनने की कोशिश करेगी तो ये बहुत बड़ी विडंबना समाज में आ रही है। आप देख रहे हैं इन दोनों जो लिव इन रिलेशन आपके जैसे महानगरों में चल रहा है, उसका कारण यही है कि पुरुष स्त्री पुरुष बनने की कोशिश कर रहे। जो उसकी जिम्मेदारियां थी, जो उसका सौंदर्य था, जो उसकी क्षमताएं थी, उसको खो करके स्त्री पुरुष बनेगी तो वो अपने को खो देगी। इसलिए इन दोनों स्त्रियां स्त्रीत्व खो रही हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ये बात सही तरीके से समझाया जाए लोगों को कि पुरुष की बराबरी करना, पुरुष की नकल करना, ये कोई जागृति नहीं है। ये तो अंधे कुएं में दौड़ है। जो पश्चिम कर रहा था वही हम कर रहे हैं, तो पश्चिम में जाके देखिए उसका अंतर क्या पड़ा है। इसलिए नारी नारायणी है, वो अपने उस स्वरूप को समझे और उसकी जिम्मेदारी जो इस समाज को संवेदना से सींचने की, उससे मुंह ना मोड़े। वो पुरुष बन करके पुरुषों जैसा आचरण ना करे। तो ये बात तो बिल्कुल कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। अगर पुरुष शराब पीता है, पुरुष सिगरेट पीता है, तो नारी पिएगी, ये मैं समझता हूं कि कोई प्ली नहीं हो सकता, और ये कोई बुद्धिमान आदमी इस बात से सहमत भी नहीं हो सकता। इसलिए एक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है इसके लिए भी कि स्त्री पुरुष की समानता का प्रयोजन क्या है। जो उसको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वावलंबन में, स्वाभिमान में जो उसको 2 दर्जे का माना था, उसको इस दृष्टि से समान लेवल पर लेके आना। ये गुरुदेव ने कहा है नर और नारी एक समान। नर और नारी एक समान शरीर से नहीं, अपनी जिम्मेदारियां और अपने कर्तव्यों से, अपने अधिकारों से। तो इसलिए बहुत बढ़िया अभियान हमारा युग निर्माण गायत्री परिवार का अभियान, जो महिला जागृति अभियान है, उससे प्रेरणा हमारी बहनों को लेना चाहिए। जी जी भाई साहब, लोग लगभग बातचीत के एकदम अंत तक पहुंच चुके हैं। तो आदरणीय डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी, दुबे जी भाई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज समय निकालकर इस मंच पर आए। और ज्ञान सभा का ये मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पे पिछले कुछ समय से, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, बहुत सी विभूतियां आई हैं। उन्होंने अपने अपने विचार इस मंच पे रखे हैं अलग अलग विषयों पे, जिससे कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, जहाँ पे एक थॉट्स का कॉन्फ्लुएंस हो, और जो ये यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं और युवा लोग हैं, वो इसके माध्यम से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में जुड़ सके। जैसा आज भी हमने चर्चा की कि नशे से बचाने की अपेक्षा युवाओं को हम लोग सृजन में लगाएं तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन वर्मा जी हैं, जिनका आज जन्मदिन है। हेवी वाटर बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और एक बहुत ही अनन्य साधक और परम पूज्य गुरुदेव के नैष्ठिक शिष्य हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मन ही मन एक बार हम गायत्री मंत्र बोलें और ताकि उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग प्रार्थना कर सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
इसी के साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी विजय जी भाई साहब। विजय, मैं एक छोटा सा 1 मिनट का टाइम आपसे लूंगा। जी भाई साहब। एक तो आदरणीय वर्मा जी भाई साहब को शांति कुंज की इस पावन धरा से जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक निवेदन था कि शांति कुंज से इसका एक बड़ा अभियान पूरे देश में चल रहा है, जैसा मैंने आपके सामने निवेदन किया, इसका लाभ जरूर उठाइए। इस समय पूरे देश में 272 जिलों का चयन हुआ है भारत सरकार की तरफ से, तो हम अपने अपने स्टेट में इसमें कोशिश करें कि इन जिलों में गायत्री परिवार दिया हमारा कैसे जुड़ सकता है। हमारे पास 4 रथ रेडी हैं, आप अपना प्रोग्राम बनाइए, हम आपको रथ देंगे, आप वीडियो दिखाइए, प्रेजेंटेशन करिए, फिल्म दिखाइए, जो आप उसके माध्यम से बहुत सारे काम हो सकते हैं। कॉलेज स्कूल में जाकर के इस काम को आप एक अच्छी योजना बना करके अपने प्रांत के लिए एक बड़ी योजना बना करके हर स्कूल कॉलेज को जागृति के लिए आप चयन कर सकते हैं। तीसरा, बच्चों के लिए सेमिनार आयोजित करें। जैसे इस साल हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है, तो मेरी प्रार्थना है कि इसको जो भी जिन स्कूलों में आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्कूलों में हम जाते रहे हैं, उन स्कूलों में इस बार जब भी जैसे स्कूल खुलता है तो आप एक एक डी एडिक्शन पर एक एक छोटी छोटी सेमिनार, एक वर्कशॉप जैसी करें, वहां उनको प्रदर्शनी दिखाएं या उनको फिल्म दिखाएं या उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से उनको ठीक से समझाएं। बच्चों के संकल्प कराएं इसी के साथ में, और स्कूलों को व्यसन मुक्त विद्यालय घोषित कराने के लिए कोशिश करें। तो ये भी एक ऐसी बात हो सकती है, एक होड़ चल सकती है कि हर स्कूल अपने को नशे से मुक्त विद्यालय परिसर घोषित हो जाए हमारा, ऐसे बोर्ड भी लगे। सरकार के सहयोग से नशा मुक्ति या परामर्श केंद्र भी जहां संभव हो रहा है, अभी हमारा जैसे यहाँ उत्तराखंड में हमारा एक जिला जो था चयनित था, उसको हम लोगों ने लीडरशिप में अपने उसमें लिया है गायत्री परिवार में, तो वो लोग उसके वहां पर नशा मुक्ति केंद्र भी खोल लिए हैं और परामर्श केंद्र भी चल रहा है। तो अल्मोड़ा जिले को गायत्री परिवार की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही 31 मई और 2 अक्टूबर को हमको प्रत्येक को कोई ना कोई एक कार्यक्रम, जन जागरण का बड़ा कार्यक्रम हम सबको बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के बीच में भी एक कंपटीशन हो, इस बात को सोचने, चिंतन करने, जागृत होने की उनको वो मिले। साथ ही नुक्कड़ गोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमको करना चाहिए। और लास्टली मैं ये कहूंगा, जो बातें बहुत सारी आ रही थी, आपसे कहता हूं मैं विजय जी, आप तो कोर्ट में हैं, एडवोकेट हैं, आप एक PIL लगाइए और ये कहिए कि जो नशे के नाम से जितने विज्ञापन, झूठे विज्ञापन चल रहे हैं, नशा का ही क्या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इस सत्यमेव जयते के देश में झूठमेव जयते की बात हो रही है, स्क्रीन पर गलत दिखा करके लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। तो इसके विरोध में एक अच्छी PIL फाइल होनी चाहिए गायत्री परिवार दिया मुंबई की ओर से, जिसपे बहुत कार्रवाई हो और कोर्ट भी संज्ञान ले इसको। तो इस तरह से हम कुछ सरकार को सहयोग भी करें, और जहां कानून का सहारा लेना चाहिए वहां कानून का सहारा लेकर के इस बात को, इस नशे के व्यापार को, इस नशे के बाजार को हमको धीरे धीरे कम करना चाहिए। बस यही एक आप सबसे प्रार्थना थी। झूठे विज्ञापनों पर भी वो लगे और फैक्ट एंड फिगर सही रूप से समाज के सामने आते रहें, लोगों को हम जागृत करते रहें, पर अच्छी दिशा की ओर मोड़ करके एक रचनात्मक युग निर्माण के कार्य में उनको लगाएं। ऐसी मैं मंगल कामनाएं प्रार्थना करता हूं। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब, इन सारे बिंदुओं को जो आपने हमें बताए हैं, बिल्कुल इनको क्रियान्वित किया जाएगा। और अब हमारे साथ डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी भी हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और आपका समर्थन हमेशा से ही मिलता रहा है। आपने एडिटोरियल भी दिया डायरी, जो हमारा एक मंथली बुलेटिन आता है, उसमें आपने एक एडिटोरियल कंट्रीब्यूट किया था, और इस माध्यम से, उनके माध्यम से, उनसे भी प्रेरणा लेकर के हम इस तरह के कार्यों को आगे क्रियान्वित करेंगे। PIL की भी जो आपने बात कही, उसको भी हम एक नियत उसके गंतव्य तक लेकर के जाएंगे। और जो सारे बिंदु आपने इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताए हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, वो हर संभव प्रयास करेगा कि इसको किस तरीके से हम क्रियान्वित करें। तो इसी के साथ मैं सब पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारे जो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने ज्ञान सभा में हमको सपोर्ट किया है, लॉक्टोपस है, नोटिस बार्ड है, रोटरी क्लब है, पोदार कॉलेज है, विद्यानिधि जूनियर स्कूल और कॉलेज है, संत
शंकर महाराज एग्रीकल्चरल कॉलेज है, उसके साथ पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, एडवोकेट बाला साहब आर्ट्स कॉलेज है। ये सारे वो संस्थान हैं जो हमारी जैसी सोच रखते हैं, और SIES है, हमारे जैसी सोच रखते हैं, और ज्ञान सभा के मंच को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। वो इस बात से सहमत हैं कि हम जो एक कॉन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं विचारों का, वो एक सही दिशा में एक कदम है। और अगले सप्ताह हमारे साथ होंगे पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी। बहुत ही प्रोमिनेंट वैज्ञानिक है। इनफैक्ट पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों आपको मिला है। वो अगले वीक इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और अपने विचार साझा करेंगे, तो आप अवश्य अगले वीक भी इससे जुड़े। और एक अनूठा काम हमने श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के नेतृत्व में ये किया है कि जब से कोरोना महामारी आई है, हर शाम को 6:20 से लेकर 6:30 हम जहां कहीं भी हो, हम लोग सामूहिक गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। जहां जिस भी अवस्था में हम बैठ जाएं, और 10 मिनट के लिए कलेक्टिव प्रेयर्स हम पूरी मानव जाति के लिए करते हैं, जिससे कि इस महामारी से हम लोग जूझ सके, इससे उबर सके। आप अवश्य जुड़े उस मुहिम से भी। 6:20 से 6:30 हर शाम को आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। और मैं डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी, आपको इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोविड में भी आपकी जो सेवाएं रही हैं वो बहुत ही अद्भुत रही हैं। मैं इस बात को जानता हूं, और एज अ कोविड वॉरियर आप हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं हम सभी की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी जान पर खेल कर बहुत से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं इस आपदा में। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैट बॉक्स में फीडबैक के लिए हमने एक फॉर्म दिया है, आप उस पर अवश्य क्लिक करें और उस पर जाएं, और दिया से आप जुड़े। किस तरीके से जुड़ना है वो चैट बॉक्स में सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। और हमारे YouTube चैनल को भी लाइक करें, जिस पर ये सारे लेक्चर्स या जो ये सारी चर्चाएं हम करते हैं उसको हम YouTube चैनल पे भी अपलोड करते हैं। एक ऐसा मूवमेंट है जिससे सभी प्रोफेशंस के लोग अपने निजी समय में से कुछ समय निकाल करके जुड़ते हैं, और कई लोग तो ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने पूरा जीवन ही दान कर दिया है इस महान मिशन के लिए, जैसे आदरणीय KP दुबे जी भाई साहब जो आज हमारे बीच में आए। तो हम लोग कम से कम इतना करें कि कुछ समय हम निकालें अपने जो कहते हैं सो कॉल्ड व्यस्त जीवन में से, और उसको समाज के लिए लगाएं, जिस भी फॉर्म में, जिस भी तरीके से हम छोटे से छोटे रूप में लगा सकते हैं। कहते हैं ना कि जब समुद्र पे पुल बन रहा था तो गिलहरी ने भी उसमें अपना योगदान दिया था। तो हम भी एक अपना योगदान दें और ये प्रयास करें कि किस तरह से हमारे राष्ट्र को समृद्ध बनाया जा सके, किस तरीके से उसको प्रगतिशील बनाया जा सके। इसी के साथ ही जो लोग आज यहाँ पर आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, आपने ये चर्चा सुनी, आपने नुकसान सुने क्या हो सकता है तंबाकू के, सिगरेट के, शराब के। जो लोग आज यहाँ पे आए हैं वो अपने हृदय पे हाथ रखें और मेरे साथ दोहराएं, मन ही मन अपना नाम बोलें, और जो भी आपकी आदत है, जो नशे की आदत है, आप संकल्प लें कि मैं आज से इस आदत को छोड़ता हूं या छोड़ती हूं। मैं अपना नाम बोलें, अपनी आदत बोलें, आज से इस आदत को छोड़ता हूं, छोड़ती हूं, और ये संकल्प आपका क्रियान्वित होगा, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आप जरूर अगर किसी नशे से जूझ रहे हैं तो आप इससे उबरने का प्रयास करें और आप अवश्य सफल होंगे। और मैं निवेदन करूंगा सभी को कि शांति पाठ के लिए हमारे साथ जुड़े। सभी सेफ रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।